तो अब शुरू करते हैं। पहले हमने बेलमैन फोर्ड और डाइजेस्टास देख लिया, अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री से शुरू करते हैं, ठीक है? देखो स्पैनिंग ट्री क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, और पूछा भी जा सकता है कि कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे, क्या-क्या क्वेश्चन्स आएँगे वो भी देखते हैं। स्पैनिंग ट्री एसटी से डिनोट कर रहे हैं, एक सबग्राफ ऑफ एस, सबग्राफ एस ऑफ द गिवन ग्राफ जी, ठीक है? मतलब जी जी का सबग्राफ जो है वो एस है, उसको स्पैनिंग ट्री हम तब कहेंगे जब वो 3 कंडीशन फॉलो करेगा। कौन सी? कि एस शुड कंटेन ऑल वर्टिसेस ऑफ जी। फर्स्ट कंडीशन कि जी के सारे वर्टेक्स होने चाहिए। सेकंड, v-1 एज होने चाहिए, ओनली वेयर v इज़ नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है? तो ध्यान रखना v-1 एजेस होंगे। अब एग्जांपल के साथ बताऊँगा। वर्टेक्स कितने होंगे? एग्ज़ैक्टली जितने जी में थे। सब ग्राफ यानी उसका सब पार्ट है ना एक, और एजेस कितने होंगे v-1, और s कैन नॉट कंटेन साइकिल, साइकिल नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखो जी ये है, और अगर हम इसमें काउंट करें 1 2 3 4 4 वर्टेक्स है, तो s में भी कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 4 वर्टेक्स होने चाहिए, और एजेस कितने होने चाहिए? v-1 यानी 4 में से 1 गया। ध्यान रखना एज ये काउंट नहीं करने, हमें वर्टेक्स -1 करना है, तो 3 एज होने चाहिए। तो अगर हम 1 2 3 ऐसे एज लगाते हैं, क्या साइकिल बन रही है? क्योंकि आखिरी कंडीशन है साइकिल फॉलो नहीं होनी चाहिए। तो देखो साइकिल भी नहीं बन रही, इसका मतलब ये एक स्पैनिंग ट्री है। दूसरा, ये तरीका करके देखो, क्या ये स्पैनिंग ट्री है? हाँ, ना साइकिल फॉलो हो रही है, और 1 2 3 एजेस भी 3 ही है, और 4 वर्टेक्स हैं, ये भी ठीक है। ये बताओ क्या ये है? देखो इसमें एजेस भी 3 है, वर्टेक्स भी 4 है, ना साइकिल फॉर्म हो रही है, मगर सब ग्राफ एस ऑफ अ गिवन ग्राफ जी नहीं है। क्या बी से यहाँ सी को लाइन जा रही है? नहीं जा रही ना। तो कॉज दिस इज नॉट अ सब ग्राफ ऑफ जी, ठीक है? तो इसलिए ये स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, अच्छा पॉइंट है, ठीक है? अगला देखो, अ स्पैनिंग ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ विद मिनिमम एजेस, दैट इज देयर इज ऑलवेज पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर इवन दो देर आर नॉट कनेक्टेड। तो देखो स्पैनिंग ट्री जो होता है कनेक्टेड ग्राफ होता है विद मिनिमम एजेस, ठीक है? कनेक्टेड तो है ही, मिनिमम एज है। अच्छा, कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एक पाथ तो जरूर होगा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में, भले ही वो कनेक्टेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसी एग्जाम्पल में देख लो, क्या सी और डी कनेक्टेड है? नहीं, मगर पाथ तो है। तो सी से ए से बी, बी से डी जाओगे, तो यहाँ सी से डी इज अ पाथ बट नॉट कनेक्टेड थ्रू एजेस। तो ये जो है कनेक्टेड ग्राफ है, ध्यान रखना इसका, ठीक है? कनेक्टेड ग्राफ मतलब ये नहीं होता डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मगर एक पाथ जाना चाहिए। समझी आई बात? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ग्राफ में हाउ मेनी स्पैनिंग ट्री पॉसिबल, कितने स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं? तो अभी हम क्या करेंगे, तुम बोलोगे कि n-1 होता है, 2-1, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? अभी बताता हूँ। पहले तो तुम दिमाग लगाना कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ना साइकिल आए, हमारे वर्टेक्स भी 4 रहे हैं, एजेस 4 में से 1 यानी 3 रहे, 1 2 3 है ना? और हम साइकिल भी ना फॉर्म करें। इन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए इस ग्राफ के स्पैनिंग ट्री निकालने हैं। तो एक एग्जांपल क्या होगा, ये वाला हो गया, n बन रहा है। दूसरा, ये वाला n बन रहा है, तो उल्टा n भी तो बन रहा है, ठीक है? तीसरा, ये हिस्सा देखो, 1 2 3, अब तुम बोलोगे बीच में साइकिल आ रही है, ये कोई साइकिल नहीं है, ये पॉइंट थोड़ी है, कोई वर्टेक्स थोड़ी है ये। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ में आया? तो सी से बी कनेक्ट कर सकते हैं बाहर से भी, जस्ट टू शो कि यहाँ कोई साइकिल नहीं बन रही, ठीक है? फिर यहाँ भी सेम चीज़, इसको भी हम बाहर से देख सकते हैं। तो 1 2 3 4, 4 स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, समझ में आया? और कोई बन नहीं रहा है इस पैटर्न पे। होता क्या है कि हमें पैटर्न पहले फाइंड आउट करना होता है कि देखो जैसे एक एन बन गया तो उल्टा एन भी बन पा रहे 2, तो ऐसे करके अगर हम फाइंड आउट कर पाएँ, जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं कि ये एक्जैक्टली हमें दे रखा है 1 2 3 4, और कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 4 के लिए 1 2 3 ऐसे करके बनाएँ, तो इसको अगर तुम 90 डिग्री घुमाते जाओगे 4 बार, तो हर बार नया पैटर्न बनेगा। तो 4 स्पैनिंग ट्री तो यही हो गए, है ना? इससे क्या हुआ, बहुत टाइम बचा। हमने ऐसे नहीं करना पड़ा कि चारों बनाने पड़े, कभी यू इस कभी नीचे को देख रहा है, कभी राइट को, कभी ऊपर को, कभी लेफ्ट को, है ना? क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में, तो कर सकते हैं। फिर रही बात नए पैटर्न्स की, तो एक पैटर्न तो ये हो गया, ए से ऐसे जा रहा है। दूसरा पैटर्न ये हो गया कि डी से जा रहा है, ए से जाएगा तो डी से भी जा सकता है ना? मतलब नीचे से ए और सी कनेक्टेड है, और बी और बी कनेक्टेड है। फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 स्पैनिंग ट्री हो गए। पहले दिमाग लगाना, फिर फार्मूला बताऊंगा आगे क्या है। आसान नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो फार्मूला का नाम है क्रिचॉफ थ्योरम। मगर उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें बताओ कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे, ठीक है? एक काम तो तुम ये कर सकते हो कि नीचे आंसर ना देखो, सिर्फ खुद दिमाग लगाओ। और दूसरा क्या कर सकते हो कि मैंने बताया कि सबसे पहले ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसकी साइकिल फॉर्मेशन हो, जिसका पैटर्न बन रहा हो, या जिससे हमें पता चल सके कि एक साथ मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज का पता चल सके, है ना? जैसे इसको देखो, अगर तुम वही यू बनाओगे और एक एज को कनेक्ट कर दोगे ई के साथ, तो यहाँ पे ये भी 4 बार घूमेगा ना। बताया था 4 बार घूमेगा, मतलब कि 4 अलग-अलग तरह के स्पैनिंग ट्री बन जाएँगे इस पर्टिकुलर पैटर्न के, ठीक है? जिसमें यू जो है वो कभी 90 डिग्री शिफ्ट हो रहा है हर बार। एक एक बार कनेक्ट यहाँ से कर दो तो ये भी 4 पैटर्न हो गए, और बचे कुछ पैटर्न तो ये बने, ठीक है? ये प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आता कि कैसे पता चल रहा है ये, है ना? तुम्हें 3 कंडीशन तो बता ही दी है, वो तीनों फुलफिल करने वाले पैटर्न को ढूँढो। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 वर्टेक्स थे, तो एजेस कितने होने चाहिए? 4 1 2 3 4, हाँ, ये बन रहा है ना, साइकिल हो रही है। यहाँ पे भी देखो साइकिल भी नहीं हो रही, यहाँ पे भी साइकिल नहीं हो रही। तो टोटल 4 4 8 3 11। तो मैनुअल चेकिंग में क्या करना है, कंसंट्रेट ऑन लूप्स, लूप्स पे ध्यान देना है कि लूप कहाँ बन सकते हैं, मतलब समझ में आया कि 4 स्पैनिंग ट्री। अब आते हैं क्रिचॉफ क्रिचॉफ थ्योरम। तो तुम्हें अब देखो, मैं जब क्रिचॉफ बताऊँगा तो तुम्हें खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार हम क्वेश्चन में क्रिचॉफ लगाएँ या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तुम्हारी मर्ज़ी। तो देखो, वी कैन यूज़ दिस थ्योरम टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ गिवन ग्राफ। देखो जैसे ये था, याद है तुम्हें? इस एग्जांपल को मैंने लिया था तो कितना आंसर आया था? 8 आंसर आया था। अभी इससे पहले लिया था, है ना? दिमाग में रखो भाई, ये तो अभी की पढ़ाई चीज़ है, तुम अभी भूल जाओगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला काम है कि राइट एडजेसेंट मैट्रिक्स। एडजेसेंट मैट्रिक्स लिखनी है, कैसे? 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो, इनको नंबरिंग कर दिया।
अब देखो क्या एक और एडजेसेंट मैट्रिक्स समझ में आता है ना कि क्या वो कनेक्टेड आपस में है, साथ में है, बता दो कैसे? ए का एडजेसेंट नहीं हो सकता 0, क्या बी ए का एडजेसेंट है? हाँ, तो 1। ए से सी भी कनेक्टेड है, डी भी कनेक्टेड है, तो तीनों 1। बी का देखो, बी से ए कनेक्टेड है तो 1, 0 आएगा बी के साथ, और यहाँ पे सी कनेक्टेड नहीं है तो सी के साथ भी 0। समझ में आया? ऐसे करके बना दोगे ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इन अब देखो पहला पार्ट ही हो गया, राइट एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाई। सेकंड पार्ट है, इन ए रिप्लेस ऑल डायगोनल वैल्यू बाय इट्स डिग्री। ये डायगोनल में जितने 0 0 दिख रहे हैं इनको डिग्री से रिप्लेस कर दो। ठीक है। सेकंड काम, ऑल नॉन डायगोनल वैल्यू वंस इज रिप्लेस बाय -1। मतलब डायगोनल के अलावा कहीं अगर 1 है तो उसको -1 से रिप्लेस कर दो। ध्यान से देखने वाला पार्ट मजेदार है और आसान है, मतलब ऐसा नहीं कि मुश्किल है, बस थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए कि क्या पैटर्न फॉलो करना है। तो देखो ए की डिग्री कितनी है? 1 2 3, 3 डिग्री है। डिग्री निकालना सिखा रखा है। बी की डिग्री 2 है, सी की डिग्री 2 है, डी की डिग्री 3 है, 1 2 3 है ना, तो ये हमने लिख दिए इन गोलों में। फिर कह रहे हैं कि नॉन डायगोनल 1 को -1 करना है। ध्यान रखना 1 को ही करना है। जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इन तीनों को -1 कर दिया। मगर इस 1 को -1 करा, मगर यहाँ 0 आ रहा है ना? ये तो डायगोनल भी नहीं है, मगर इसको चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखना इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 तो है नहीं। 1 को ही -1 से रिप्लेस करना है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ओनली रिप्लेस 1 विद -1, नॉट ज़ीरोज़, स्पेशली मेंशन करा है। और एट द एंड हम क्या करेंगे? देखो 8 आंसर आ रहा है ना, तो वैसे भी हमारा 8 आया था जब हमने मैनुअली ट्राई किए थे। तो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज जो होंगे वो कोफैक्टर ऑफ एनी वन एलिमेंट ऑफ ए डैश। ये ए डैश हो गया जो नया हमने क्रिएट करा मैट्रिक्स, है ना? अब इसका कोफैक्टर, अब तुम बोलोगे कोफैक्टर क्या होता है? पढ़ो यार, मैट्रिक्स पढ़ो, वो भी आता है पेपर में। तो क्या करेंगे हम? कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का, तो मान लेते हैं हम ए 1 1 का देख लेते हैं। 1 1 यानी ये पहली रो और पहला कॉलम, इन पहली रो और पहला कॉलम इन दोनों को ही नेग्लेक्ट कर लेंगे। बीच में जो बचा ना, दैट इज दिस, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मत बोलना ये बात। प्लस माइनस प्लस करते हैं, ठीक है? 12वीं में सीख के आए हैं। क्या करके 2 लिखेंगे यहाँ, 2 3 जा 6, 1 इन दोनों का 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, है ना? बीच में माइनस आता है। 0 के तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस रहेगा। यहाँ प्लस आएगा, मगर ये क्या हो गया? इस -1 की वजह से अब देखो -1 0 0, ये तो 0 रहेगा, और -2 में -1 आगे आ जाएगा। ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें आता है तो, ठीक है? वरना इसकी तो अलग से क्लास होती है। चलो 10 - 2 = 8 हो गया। समझ में आया? ये था हमारा किरचॉफ थ्योरम। आ जाओ भाई फिर से मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। हर बार मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पढ़ाने जाता हूँ, उससे पहले कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। इससे पहले ग्राफ बताए, फिर स्पैनिंग ट्री क्या होता है वो बताया। अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री देखते हैं, ठीक है? तो टू फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग, देखो एमसीएसटी लिखा है मैंने, मगर एमएसटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं नीचे यूज़ करूँगा एमएसटी, तो समझ लेना मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की बात हो रही है, ठीक है? तो अगर हमें दिखाना है, अगर निकालना है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, तो 2 तरीके होते हैं, एक तो क्रुस्कल और एक प्रिम्स। ये 2 तरीके हैं, ठीक है? अब क्या है, क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, और प्रेम से भी समझा दिया नीचे, और क्रुस्कल से भी समझा दिया, दोनों तरीकों से समझा दिया। अब तुम्हारा काम क्या है? बहुत ईज़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी इसकी, नहीं, छोटा सा है। ये हमारे पास जी वी कॉमा ई है ना, गिवन ग्राफ, और यहाँ से हमें सब ग्राफ निकालना है, दैट इज़ वो स्पैनिंग ट्री। बस ध्यान रखना है, मिनिमम कॉस्ट से नाम ही से पता चल रहा होगा तुम्हें कि किसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। कॉस्ट क्या है? ये वेट है, ठीक है? देखो क्रुस्कल में क्या होता है, बेस्ड ऑन मिनिमम एजेस, किस पे बेस्ड करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रिम्स के एडजेसेंट बेस्ट वर्टेक्स, ये टर्म तुम्हें याद रखनी पड़ेगी आफ्टर, जब मैं समझा दूंगा, क्योंकि तब तुम्हें ये दिमाग में नहीं आएगा कि क्रुस्कल में क्या करते थे, प्रिम्स में क्या करते थे। तो देखो इसमें क्या, सबसे लोएस्ट वेट ढूंढो, 10 दिख रहा है, लिख दिया। बी और सी कनेक्ट हो रहे हैं 10, स्टेप 1। स्टेप 2 दूसरा लोएस्ट वेट ढूंढो, 20 दिख गया, ठीक है? भले कनेक्टेड नहीं है, बस लिख दो। तीसरा लोएस्ट देखो, हाँ 30 दिख गया, कनेक्ट कर दो। चौथा लोएस्ट देखो, 30 के बाद 40 दिख गया, तो 40 को जैसे ही कनेक्ट करेंगे क्या बन जाएगी? साइकिल। और अपना स्पैनिंग ट्री साइकिल अलाउ नहीं करता। 50 देखो, अरे 50 भी साइकिल दे रहा है, ठीक है? 60 देखो, 60 भी साइकिल दे रहा है, क्या बचा? 70, इसलिए यहाँ 70 आया, ठीक है? तो ये फुलफिल कर रहा है स्पैनिंग ट्री की सारी नीड को, और साथ ही साथ ये मिनिमम भी है, ठीक है? तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, नो साइकिल आना चाहिए, कोई साइकिल नहीं आनी चाहिए, प्लस मिनिमम एज वेट होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम एज वेट के चक्कर में यार 70 लेना पड़ा, ठीक है? और अगर टेक्निकली भी देखो, तो अगर तुम मान लो कुछ यूटिलाइज कर रहे हो, तो यहाँ से 70 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ए को कनेक्ट करने में, ठीक है? इस ग्राफ में ए को कनेक्ट करने के लिए 70 वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे जाके समझ में आएगी, ठीक है बात? टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी, सबको एडिशन हो जाएगा, दैट इज 130। ये बात समझ में आई? क्या करा? बेस्ड ऑन मिनिमम एज रखते जाओ और आंसर आ जाएगा। अब ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार में ही डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो तुम्हें बताने का तरीका था, ठीक है? अब जरा प्रिम्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, टेक एनी वर्टेक्स दैट देन टेक एडजेसेंट विच इज मिनिमम। करना क्या है, कोई भी वर्टेक्स पकड़ो, कोई भी वर्टेक्स पकड़ो, और उसके एडजेसेंट ही देखने हैं। कैसे कैसे? पहले तो मैंने सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ई पकड़ लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ई ले लिया। अब ई के एडजेसेंट मिनिमम कौन सा दिख रहा है तुम्हें बताओ? मुझे 20 40 और 30 दिख रहे हैं, ये तीनों तो हैं, तो 20 सबसे मिनिमम है, इसलिए डी को ले लिया, ठीक है? नाउ चेक नेक्स्ट बेस्ट अमंग एडजेसेंट ऑफ बोथ, दोनों ही एडजेसेंट के नेक्स्ट बेस्ट ढूंढना है। यानी इस बार हमारा कंपैरिजन 40 30 से भी होगा, और डी के जो एडजेसेंट है 60 50 और 20, 20 तो हो चुका है फिलहाल, 60 और 50 से भी होगा। यानी हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं? 40 और 30 बचे हुए किसके? ई के, है ना? मतलब हमें मिनिमम ढूंढना है सब में से, इन दोनों के एडजेसेंट में से। 40 30 हो गए, उसके बाद 50 60 ऑफ डी, तो इन सब में से मिनिमम 30 दिख रहा है, मिनिमम अमंग ऑल, ठीक है? सभी में से मिनिमम है, तो हमने क्या करा? ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है? जैसे ही हमने इसको 30 को ज्वाइन करा, दैट इज सी। अब सी का भी मिनिमम देख सकते हैं हम, अब जाहिर सी बात है 10 दिख रहा है ना? अब ये तो सबसे मिनिमम है, तो हमें करना क्या होता है कि एडजेसेंट बेस्ट वर्टेक्स देखना होता है। और एट द एंड अगर तुम यार ऊपर वाला डायग्राम बना के रख लो, ठीक है? वैसे मैं बैक कर लेना वीडियो को और डायग्राम बना लेना, देख सुनते मत रहो, लिखते भी रहो साथ साथ।
तो क्या हुआ, 10 को ऐड करा, डू नॉट टेक साइकिल, साइकिल नहीं लेनी, इस वजह से ये आना पड़ा। तो इसका टोटल कॉस्ट क्या है, 130 आया। देखो भले ही स्ट्रक्चर अलग दिख रहा हो मगर ये एग्जैक्ट वही है, मतलब जो क्रुस्कल से आया था वही प्रिम से आया है। तो मिनिमम कॉस्ट पेनिट्री तो मिनिमम ही होता है, वो किसी से भी आए, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लो, ये तुम्हारा सब क्लियर कर देगा। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है, सबका वेट दे रखा है, क्रुस्कल और प्रिम्स लगाया। पहला क्या है, क्रुस्कल क्या करता है, मिनिमम देखता है। मिनिमम हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, ए और सी कनेक्ट कर दिए। अगला मिनिमम क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, डी और एफ भी कनेक्ट कर लिए। अगला मिनिमम क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, चलो जी ये बी और ई भी कनेक्ट कर लिए। अगला मिनिमम देखो देखो, तब तक मिनिमम देखना जब तक, मतलब दिक्कत तब तक नहीं है जब तक साइकिल ना आए। साइकिल आ गई, दिक्कत शुरू। अगला मिनिमम 5 है, क्या जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई साइकिल नहीं है। अगला मिनिमम 6 है, यहाँ दिक्कत आ जाएगी, सी और डी जैसे ही जुड़ेगा साइकिल बन जाएगी। नहीं कुछ और लो भाई, 7 ले सकते हैं क्या सर, खुद से पूछो। 7, 5 के बाद 6, 6 भी नहीं हुआ, अच्छा एक और 6 है, ये ट्राई करो, बी और सी जोड़ो। बी और सी जोड़ा तो कोई साइकिल नहीं आई, है ना। तो इसलिए ये दिस इज द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फ्रॉम क्रुस्कल। प्रिम्स से देखते हैं, कोई भी एक पकड़ लो एज, इस बार हमने क्या एज कह रहा हूँ, कोई भी वर्टेक्स पकड़ लो, इस बार हमने सी पकड़ लिया, बीचों बीच का। ठीक है, तो अब सी से क्या करा, सी का सबके साथ कनेक्शन है, तो पहले ए को कनेक्ट कर दो क्योंकि मिनिमम यही दिख रहा है। फिर सी एक और देखो क्या कनेक्ट कर सकते हैं, 5 भी हो सकता है क्योंकि देखो 2 है, 6 है, 9 है, 8 है और 5 है, तो 2 तो कर दिया, 5 बचा ना, 5 को भी कनेक्ट कर दो। साथ ही साथ ये भी देखते रहो कि ए के आसपास वाले कौन से, ए के आसपास वाले ये हैं। अब एफ को कनेक्ट कर, एफ के आसपास वाले 3 और 8 है, तो मेरे को 3 आसान लग रहा है, 3 को कर दिया। ठीक है, उसके बाद डी के आसपास वाले देखो, कुछ है दम, डी के आसपास वाला 6 है और सी के आसपास वाला भी 6 है। तो अगर डी के आसपास डी, सी और डी को जोड़ देंगे तो साइकिल आ जाएगी, इसलिए हम सी और बी को जोड़ेंगे और एट द एंड हमारी फिर से वही साइकिल आ गई। देख रहे हो, फिर से वही साइकिल आ गई। जैसे हमने बी, अब बी तक पहुंचे तो बी से ई को कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ई तो आगे आएगा, तो साइकिल तो फॉर्म नहीं होगी। तो देख रहे हो, सेम स्ट्रक्चर, सेम टोटल कॉस्ट, और क्रुस्कल और प्रेम्स ने अलग अलग तरीका लगाया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, प्रेम्स आसान है क्रुस्कल आसान है। तुमने एक चीज़ देखा, क्रुस्कल में सिर्फ मिनिमम देखना है, कोई टेंशन नहीं कि वो एडजेसेंट है या नहीं है, तो क्रुस्कल कंपैरेटिवली ईजी है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखो प्रिम्स एल्गोरिदम एज सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ये ग्राफ दे रखा है और तुम्हें मैंने बताया है कि प्रिम्स में क्या करते हैं, एक लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल ई ले लिया, अब ई के एडजेसेंट होंगे उनसे कंपेयर करना है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनाना है, स्टार्ट विद ई, है ना। तो अब हमें पता नहीं है कि अगर कोई और, जैसे यहाँ तो देखो एफ या डी में से कुछ होगा, एफ और डी में से कोई होगा, है ना, मान लो सभी अलग अलग होते तो यानी तुम्हें सबका स्पैनिंग ट्री बना के देखना पड़ता, सब पे प्रिम्स लगाना पड़ता, नहीं, है ना। शॉर्टकट देखो, पहले तो हम आते हैं नॉर्मल मेथड पे, दैट इज नीचे। हम क्या करेंगे, ये हमने ऑप्शंस देखे और एक आम इंसान क्या करेगा, एफ और डी देख के बोलेगा चलो ठीक है हम एफ और डी को लेके चलते हैं, एफ और डी लिए, है ना, ज्वाइन करे। फिर उसके बाद हमने देखा और क्या है इनके पास में, 5 आसान तरीका, सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखा और क्या है आसान तरीका, दैट इज ए, क्योंकि सी का एडजेसेंट ए है तो यहाँ 2 से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद और क्या है आसान तरीका, 2 के बाद क्या आएगा, अगर हम ए और डी को जोड़ देते हैं तो बन जाएगी क्या, साइकिल, नहीं हो सकता। हम ए और बी को जोड़े तो, ए और बी को जोड़े, बी तो आगे रहेगा अलग से, मगर क्या इससे भी आसान हो सकता है क्या, या सी और बी को जोड़ दो, है ना, देखो सी और बी जोड़ रखा है, ए और बी जोड़ेगा तो दिक्कत हो सकती है, सी और बी जोड़ दिया, क्योंकि 7 और 6 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 6 चाहिए छोटा, तो ये आ गया, है ना। तो ये हमने दिमाग लगा के नॉर्मल मेथड लगाया प्रिम्स, तो हमारा पैटर्न क्या बना, एफ डी, फिर एफ सी। ये समझ मतलब क्या होता है कि एफ और डी आपस में जुड़े, अगला जो जोड़ा है वो किसका आया, सी का आया, किसके साथ, एफ के साथ, इसलिए एफ सी लिखा। अब कौन जुड़ा, ए जुड़ा है किसके साथ, सी के साथ, तो सी ए आया। उसके बाद कौन जुड़ा है, बी जुड़ा है किसके साथ, सी के साथ। उसके बाद कौन जुड़ा है, ई जुड़ा है, ई जुड़ा है बी के साथ, यहाँ लिखा नहीं मैंने, जोड़ देना, ठीक है, ई को। अच्छा ये पता क्या चलता है कि कब रुकना है, मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6, कितने वर्टेक्स हैं, 6 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो छठा वर्टेक्स क्या आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, 6 वर्टेक्स हैं, ई आएगा यहाँ और यहाँ 4 होगा। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था, अब देख लो। और वर्टेक्स 6 होते हैं तो एजेस कितने होने चाहिए, वी माइनस वन, दैट इज 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ जाके रुकना है हमें। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि जब पैटर्न होगा ना उसमें क्या होगा, प्रीवियस से लेके चलेंगे, यानी एडजेसेंट होना चाहिए। तो देखो एफ ये है, यही एफ आगे जाके कनेक्ट हुआ सी के साथ, है ना, यही सी आगे जाके कनेक्ट हुआ ए के साथ, यानी इन दोनों में से कोई एक आगे कैरी ऑन होगा, या इन पीछे में से, मतलब एफ डी सी इन तीनों में से कोई कैरी ऑन होगा। ध्यान रखना, डी को मत भूलना, डी भी एडजेसेंट में आता है। ठीक है, तो अब इनमें से कैरी ऑन हो गया सी अगेन, फिर इससे कैरी ऑन हो गया बी आगे, है ना। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि हमें चेक करना है एडजेसेंट है या नहीं। तो देखते हैं कौन से आंसर हमारे क्या होते हैं, लिस्ट आउट हो जाते हैं। तो देखो एफ से एफ आगे कैरी ऑन, सी कैरी ऑन, फिर सी कैरी ऑन, बी कैरी ऑन, ठीक लग रहा है। देखो यहाँ टिक लगा दिया क्योंकि एडजेसेंट लग रहे हैं। अब यहाँ देखो एफ से एफ पहुँचे, ठीक है, मगर अचानक से बी और ई कहाँ से आ गए। देखो अगर ये क्रिस्टल होता तो मान भी लेते कि ठीक है अलग से ले लिया, नहीं, मगर प्रेम्स में ऐसा नहीं होता है। बी और ई कहाँ से आ गए पीछे, और बी और ई तो कहीं थे ही नहीं ना, तो इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है। अब यहाँ देखो एफ से एफ, सी से सी, देन सी से बी से बी, उसके बाद सी ए आ गया। तुम बोलोगे सी ए तो है नहीं पीछे, तुम पीछे वाला एग्जैक्ट में देखो, तुम सारे पीछे के देखो, वहाँ कहीं सी है, हाँ है, ठीक है, एडजेसेंट तो रहेगा वो, इसलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टॉकिंग आउट दिस, तो आगे जाके ये भी गड़बड़ कर जाता है क्योंकि बी और ई आ जाते हैं एफ और डी से। देखो पीछे कहीं बी और ई आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, यहाँ भी पीछे बी और ई कहीं नहीं थे, इसलिए ये भी कट गया। तो यानी हमारे आंसर जो हो सकते हैं वो फर्स्ट और थर्ड में से कोई हो सकता है। तब तुम्हें पता है हमें क्या करना है, मिनिमम ढूंढना है।
ठीक है? ज़रूरी नहीं है प्रिम्स का मतलब ये होगा कि सिर्फ़ सीक्वेंस होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, मिनिमम भी तो होना चाहिए। तो मिनिमम ढूँढने के चक्कर में क्या हुआ कि हमने मैचिंग करी, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। ये क्या है? सी से ए जा रही है, सी से बी जा रहा है, चेक करो। सी से ए जाने के ₹2 लग रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं। सी से बी जाने के ₹6 लग रहे हैं। छोड़ा क्या है भाई? सस्ते में जाओ ना यार। सी से ए जाएँगे, तो सी से ए गए 2, दिस इज़ मिनिमम, तो दिस इज़ प्रिम्स एल्गोरिथम एस सीक्वेंस, था ना? तो चेक पहले एडजेसेंट करो, उसके बाद मिनिमम करो। ये थी सिंपल सी बात और ये समझाने में टाइम लगा। जब तुम सॉल्व करोगे तो चुटकी में हो जाएगा। ठीक है? तो ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से शुरू हो। क्या पता चारों ऑप्शन अलग-अलग तरीके से शुरू हो। बस हमें पैटर्न ढूँढना है। ठीक है? अगले एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। ये देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एमएसटी फॉर दिस ग्राफ? कॉस्ट बताई थी ना मैंने। पहले तो एमएसटी बना दो, उसके बाद उसका टोटल सम निकाल दो जितने भी आए। सच दैट इन दिस एमएसटी ए इज़ अ लीफ नोड। कंडीशन क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक चीज़ ध्यान रखना, ए लीफ नोड होनी चाहिए। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी चेक हो रही है। एक तो तुम्हें एमएसटी बनाना आता है कि नहीं, दूसरा तुम्हें पता है लीफ नोड होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है? तो पहले इस ग्राफ को देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। यानी 5 वर्टेक्स और 4 एजेस आएँगे एट द एंड, और साथ में केस क्या दे रखा है, लीफ नोड होना चाहिए। एक बात बताओ, कोई ए अगर लीफ नोड है ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक ही बार कनेक्ट होगा। यानी डायरेक्टेड ग्राफ में आउट डिग्री उसकी 0 होगी और अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री उसकी 1 होगी। वो एक ही बार कनेक्ट होगा, है ना? लीफ जो है वो सिर्फ अपने एक पैरेंट से कनेक्ट होता है, उसके अलावा किसी से कनेक्ट नहीं होता, तभी तो लीफ कहलाता है। तो इसलिए अभी तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो तुम्हें समझना है डिग्री 1 होनी चाहिए लीफ नोड के लिए, और आउट डिग्री 0 होनी चाहिए अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें। देखो आउट डिग्री 0 क्यों? आउट डिग्री मतलब वहाँ से आगे कहीं कनेक्ट होता है। इन डिग्री मतलब उस पे आता है, यानी पेरेंट से तो लीफ नोड पे इन डिग्री तो आ ही जाएगा, एक मिल ही जाएगा, मगर आउट डिग्री नहीं हो सकता, वरना वो लीफ नोड नहीं होगा। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री 1 होनी चाहिए। फिलहाल ये देखो, क्योंकि अनडायरेक्टेड है। क्या लगाएँगे अब? क्रुस्कल लगा लिया। देखो लिखा है ना, क्रुस्कल इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी, मतलब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम प्रिम्स लगाओ, क्रुस्कल लगाओ, मगर जहाँ सिचुएशन ऐसी आ जाए कि क्या लगाऊँ भाई, तो क्रुस्कल लगा लेना, ईज़ी रहता है। सबसे आसान क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है मेरे को। कोई भी इन चारों में से कोई भी ले लो। मैंने ये ले लिया, ए और डी ले लिया, ठीक है? फॉर नो रीज़न, क्योंकि इन चारों में से कोई भी लेना था। अगर मैं ए और ई लेता, तुम बोलते वो क्यों लिया? है ना? तो उसका मैटर नहीं करता। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का तरीका बनने का अलग हो, मगर वो टोटल कॉस्ट जो है वो 48 ही ला के देगा। देखो कैसे? और भी करके देख लेना दूसरे तरीके से। ए और डी करा, उसके बाद मिनिमम क्या दिख रहा है? 12, 12 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ए और डी देख लिया, उसके बाद बी और सी कर दिया 12, उसके बाद बी और डी कर दिया 13, अभी तक कोई साइकिल ही बनी। उसके बाद सी और ई कर दिया 13, तो टोटल आया 48 इज़ आंसर यूजिंग क्रुस्कल। और अगर प्रेम से करके देखें तो उसका भी यही आंसर है 48। ठीक है? कोई भी एक नोट पकड़ लेना, उससे आंसर निकालने की कोशिश करना। ठीक है? बस सारी वर्टेक्स होनी चाहिए और एज एक कम होना चाहिए यूजिंग प्रिम्स। तो इफ़ लीफ नोड कॉन्सेप्ट नॉट देयर, देन टोटल कॉस्ट जो होती 40 होती। देखो कितना अच्छा तरीका है। ऊपर वाले क्वेश्चन को एनालाइज़ करो, तो क्वेश्चन को सिर्फ आंसर निकालने तक काम खत्म नहीं हो जाता, अच्छे से एनालाइज़ करना होता है। अगर लीफ नोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो हमारा आंसर 40 आता। क्यों? 1, 2, 3, 4, ए से बी को कनेक्ट करते हैं, ए से डी को, ए से ई को, ए से सी को, आंसर आ गया भाई। ना साइकिल बनी, ना कुछ हुआ, मिनिमम कॉस्ट निकली कितनी? 40। मगर ये कंडीशन की वजह से 48 आ गई। तो वही वही है ना, कंपनी में कंडीशन आती है कुछ, तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं। तो देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखो, पीछे सब क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी थिंकिंग को एक कदम और आगे ले गए। अभी तक बोला था कि ठीक है ए लीफ नोड होनी चाहिए, इसके बाद कह रहे हैं डी शुड कंटेन डिग्री 3 भाई। इनकी अलग-अलग फरमाइश आती रहती है। सेम वही है, सेम डायग्राम है। कह रहे हैं ए तो ठीक है लीफ नोड हो, डी जो होता है डिग्री 3 होनी चाहिए भाई उसकी। ठीक है सर, पहले मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई कंडीशन नहीं होती, ना ये ए की कंडीशन होती है ना डी की, तो हमारा आंसर क्या आता? 40 आता। कॉस्ट पता कर रहे हैं ना, कॉस्ट 40 आती। 10, 10, 10, 10, 40। अब ऑन ए अगर लीफ नोड होता तो हमारा 48 आ रहा है। पिछला एग्जाम्पल देखा, मगर इस एग्जाम्पल में क्या करना है, डी की डिग्री 3 करनी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, 13 दिख रहा है, 13, 10, 16 और 30, इनमें से मिनिमम 3 पकड़ लो। 30 तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि 13, 10, 16 ही 3 मिनिमम है। तो ऐसा क्यों करा? क्योंकि डिग्री हमें 3 चाहिए इसकी। ठीक है? तो डिग्री 3 तो हो गई। अब ए जो है और किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता, बचा क्या? बी और सी। मिनिमम क्या दिख रहा है? अगर देखो बी और ए कनेक्ट होते तो साइकिल आ जाती, तो ये तो नहीं कर सकते, तो सी और ई को ही कर दो 13। ठीक है? बी और सी भी कनेक्ट नहीं हो सकता, साइकिल आ जाती, तो सी और ई इज़ 13। तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन के लिए 52 इज़ द कॉस्ट। ठीक है? अब तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जब हम वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, डाइजेस्टर, तो मैंने बताया था कि आगे जाके जब मिनिमम कॉस्ट पेनल्टी बताऊंगा तो प्रिम्स की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही आएगी। ठीक है? तो नीचे देखो लिख रखा है नोट पॉइंट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रिम्स जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टर है। तो इसके लिए मैंने अच्छे से बता रखा है तुम्हें, तुम तंग हो गए थे, मेरे को लग रहा है कि जब तक मैं हर क्वेश्चन में तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा था इसकी क्या आ रही है। ठीक है? तो वो एक बार दोबारा देख लेना, प्रीवियस वीडियो ही है, उसमें बता रखा है। ठीक है? बेलमैन से पहले ही बताया था। अब ये देख लेते क्रुस्कल का क्या चक्कर है, क्योंकि क्रुस्कल में ना थोड़ा टेक्निकलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इसलिए इसको बताना पड़ा अलग से। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये नहीं देख रहे कि वो एडजेसेंट है या नहीं, हम देख रहे हैं मिनिमम ढूंढो बस। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्रिस्टल के लिए शॉर्ट, अच्छा ये तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि तुमने कुछ टर्म्स पढ़ी नहीं होंगी। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और कैसे समझना ये भी बता दूंगा। सॉर्ट ऑल एज वेट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने क्रिस्टल की, और तुम्हें पता है मैं क्या बोलता हूँ, मिनिमम पकड़ना है पहले। तो हम क्या करते हैं, सारे एज वेट को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो ये यानी सॉर्टिंग करना, सॉर्ट करता है तो क्या लगता है, एन लॉग एन लगता है, मगर यहाँ एन तो है नहीं, एज है, तो ई लॉग ई हो गया हर केस में। ये बात तो सिंपल है। सेकंड है, टेक वन बाय वन मिनिमम एज वेट एंड ऐड टू एमएसटी इफ नो साइकिल।
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब तुम्हें क्या करना है, एक-एक करके पकड़ना है। अभी तुमने सॉर्ट कर दिया, है ना? उसके बाद कह रहे हैं कि वन बाय वन मिनिमम एज उठाना है और एमएसटी में ऐड करना है। भाई इसमें कौन सा रॉकेट साइंस? मगर लास्ट में जब बोल दिया ना नो साइकिल, साइकिल ना हो, ये बात कैसे पता चले? इसलिए टर्म आती है फाइंड एंड यूनियन। वी प्लस ई कॉम्प्लेक्सिटी जाती है इसकी, ठीक है? डिसजॉइंट सेट, फाइंड एंड यूनियन, तो सारा खेल इसी का है। तो यहाँ पे वी प्लस ई तो गई। अगर फाइंड एंड यूनियन की बात करें तो लॉग वी लेता है इफ़ यू इम्प्लीमेंट यूजिंग यूनियन बाय रैंक। अभी कुछ टर्म्स हैं जो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? और इसके लिए कोड इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, या फाइंड एंड यूनियन पढ़ के जाना एक बार। अगर तुम यूनियन बाय रैंक निकालोगे तो लॉग भी आंसर आएगा, वरना अल्फा भी आएगा इफ़ यू इम्प्लीमेंट यूजिंग यूनियन बाय रैंक इन पाथ कंप्रेशन। पाथ कंप्रेशन को भी साथ में यूज़ करोगे तो अल्फा भी हो जाएगा। अल्फा जो होता है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 4 होता है। 4 तो यार एक कांस्टेंट है, तुम इसको ओवर 1 भी कह सकते हैं, ठीक है? तो अल्फा भी स्लोली ग्रोइंग फंक्शन। क्या समझ में आया? ओवरऑल जो आ गई ई लॉग वी, ये किसके लिए थी? ई लॉग वी प्लस ई, है ना? तो ये थी इसीलिए सॉर्टिंग प्लस इस चीज़ के लिए। अब ये तो कांस्टेंट आ गया, अगर हम पाथ कंप्रेशन भी साथ में लेके चले तो एट द एंड ई लॉग ई इज़ द आंसर। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और अगर यहाँ पे देखो लिखा गया है यूजिंग मर्ज सॉर्ट, अगर हम मर्ज सॉर्ट सॉर्टिंग करेंगे तो साइकिल चेकिंग के लिए डिसजॉइंट सेट, पहले हम क्या कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं, है ना? ये मर्ज सॉर्ट से हो रहा है। उसके बाद साइकिल चेकिंग के लिए डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर फाइंड एंड यूनियन लगा रहे हैं। यूनियन बाय रैंक एंड पाथ कंप्रेशन से हमारा वैल्यू जो कांस्टेंट आ जा रहा है वी प्लस ई आ जा रहा है। समझ में आई बात? तो कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, फाइंड एंड यूनियन का चक्कर पढ़ना पड़ेगा, कोड्स वगैरह देखने पड़ेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है? और ट्रू फॉल्स हैं तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं बस। तो देखो, लेट जी बी अ अनडायरेक्टेड वेटेड कनेक्टेड ग्राफ, इसको मैं यू डब्ल्यू सी जी भी बोलता हूँ। मतलब इसको शॉर्ट में बता दिया कि तुम्हें समझ में आए। जी क्या है? अनडायरेक्टेड है, ठीक है? डायरेक्शन नहीं है। वेटेड है यानी कुछ वेट्स होंगे उसमें। कनेक्शन तो है ही, कनेक्टेड ग्राफ मैंने बता दिया है कि पाथ होता है हर एक का विद एन वर्टिसेस, ठीक है? और एन जो है वो 3 से ज़्यादा है। देखो इस हर, अभी तुम समझोगे ना कि इसमें हर लाइन का एक मतलब है, हर वर्ड का एक मतलब है, सॉरी। और इवन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी कुछ ना कुछ बताता है जो हमारे ट्रू फॉल्स में सही गलत का निर्णय लेगा। एंड डिस्टिंक्ट एज वेट, देखो डिस्टिंक्ट एज वेट, हर चीज़ कुछ ना कुछ बताती है। तो ट्रू फॉल्स बताना, एवरी एम एस टी ऑफ जी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी मस्ट कंटेन मिनिमम एज वेट। क्या ये तुम्हें ऑब्वियस बात नहीं लग रही? मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए मिनिमम वेट तो होना जरूरी है, ठीक बात है, सही है। अगर जरा अगला पढ़ो, फोर्थ वाला पढ़ना, एवरी एम एस टी ऑफ जी मस्ट कंटेन सेकंड मिनिमम एज वेट। एक बात बताओ कि मान लो तुम्हारा स्पैनिंग ट्री जो है वो 2 वर्टेक्स का है, तो एज कितने होंगे? 1 होंगे, तो मिनिमम 1 तो ठीक है, मगर ये मिनिमम सेकंड मिनिमम कहाँ से आएगा? इसलिए यहाँ पे इस बात का बहुत महत्व है कि एन जो है वो 3 से ज़्यादा या बराबर है, इसका मतलब सेकंड मिनिमम आना पक्का है, ठीक है? तो इस वजह से ये आंसर भी ठीक है। मिनिमम में तो यार फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम ऐसे ही तो चलता है। उसके बाद देखो, सेकंड पढ़ रहा हूँ मैं, जी कंटेन यूनिक एम एस टी, ठीक है? तो देखो डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब यूनिक मिलेगा। एज वेट क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो यूनिक एम एस टी है। मान लो 10 होते तो सब में, ठीक है? अच्छा ये एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादा क्लियर होगा। ये दोनों देख लेते हैं, उसके बाद ये आखिरी वाले के लिए समझाऊंगा। क्योंकि कहानी कहने का तो यही तरीका है कि हम एग्जाम्पल लेके करें। तो ए बी सी डी ई ऐसे करके लगाए, है ना? यहाँ पे क्या सेम चीज़ है, मगर एक कंडीशन देखो, अगर हम इसके स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, 5 है ना? तो 4 आएंगे एजेस, तो मैंने 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 50 ले लिया, तो ये 40 ले लिया क्योंकि साइकिल आ रही थी। तो ये भी एक स्पैनिंग ट्री है, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है, दोनों मिनिमम है। देयरफॉर एज वेट रिपीटेड चांस ऑफ मल्टीपल एम एस टी। अगर एज वेट रिपीट होते हैं, मैंने वही बता रहा हूँ ना कि डिस्टिंक्ट थे इस वजह से नहीं हुआ ऐसा केस, मगर इनकी कॉस्ट एकदम सेम आएगी, भले ही एम एस टी अलग अलग निकले, कॉस्ट सेम आती है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल एम एस टी हो सकते हैं अगर एज वेट रिपीट होते हैं, तो जैसे 50 50। मगर तुम बोलो कि हमेशा ऐसा होता है? नहीं भाई, देखो यहाँ भी एज वेट रिपीट हो रहे हैं 40 40, मगर यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही थी इसलिए इस 40 को लिया ही नहीं, तो ये कंडीशन है ही नहीं, ठीक है? तो इफ एज वेट आर रिपीटेड इट डजेंट मीन दैट कि मोर देन 1 एम एस टी आ सकते हैं, ठीक है? कि हर बार ऐसा केस नहीं होता। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर एज वेट रिपीट हो रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा एम एस टी आएंगे? तो तुम ऐसा मत बोला हाँ आएंगे, नहीं, ऐसा केस भी तो हो सकता है, तो इसका नो आ जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है ट्रू फॉल्स करने से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगला देखो थर्ड वाला, नो एम एस टी ऑफ जी कंटेन मैक्सिमम एज वेट। नो समटाइम प्रेजेंट बताया था ना तुम्हें, एग्जाम्पल भी याद आ रहा होगा, वो 70 को लेना पड़ गया था हमें, याद है? जब मैं एम एस टी तुम्हें समझा रहा था तो 70 का वेट भी लेना पड़ा था, मैंने बोला था ए को कनेक्ट रखने के लिए, इस वजह से ही तो। अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है क्या? देखो जैसे ये है, ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक्जैक्टली है, जी दे रखा है, एम एस टी क्या आएगा इसका? ये बना, और लास्ट में 70 को भी देना पड़ा जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इफ डिस्कनेक्टेड देन एमएसटी विल नॉट नीड दिस, है ना? मतलब अगर इसको डिस्कनेक्ट करने की बात तो फोर्थ में बोली गई है, मगर कहने का मतलब है कि देखो 70 मैक्सिमम था तब भी आ गया एमएसटी में, क्योंकि ए को कनेक्ट रखने का एक इकलौता यही तरीका है। और अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लो ये हो ही ना लिंक दोनों के बीच में, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? फोर्थ वाला पॉइंट भी डिस्कस हो गया, ये वाला भी नो सम टाइम प्रेजेंट, है ना? दिखा दिया। इफ एमएसटी ऑफ जी कंटेन मैक्सिमम एज वेट देन इट्स रिमूवल फ्रॉम जी मस्ट डिस्कनेक्ट जी, सही बात है ना? अगर मैक्सिमम एज वेट है इसको हटा दो तो वो डिस्कनेक्ट कर देगा ए को, है ना? यही बताया, आई बात समझ में? ये सारे थे हमारे पॉइंट्स, ये था हमारे 1। अब 2 भी देख लो एग्जाम्पल, ठीक है? अब देखो, लेट जी बी एन अनडायरेक्टेड वेटेड कनेक्टेड ग्राफ, समझ में आया? विद एन वर्टिसेस जहाँ पे डब्ल्यू बी द मिनिमम एज वेट। बहुत ध्यान, पता है 3 4 बार स्टेटमेंट पढ़ लेनी चाहिए,
क्योंकि ट्रू फॉल्स की बात आती है। तो डब्ल्यू जो है मिनिमम एज वेट है अमंग ऑल एज वेट एंड ई बी द स्पेसिफिक एज वेट विद वेट डब्ल्यू। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करने से पहले थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है इस प्रॉब्लम को। तो हमने क्या करा कि जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था कि ठीक है जी जो है अनडायरेक्टेड वेटेड कनेक्टेड ग्राफ है, तो हमने बना दिया, ठीक है बना दिया, ठीक है उसके बाद कुछ वेट भी दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिस्टेंस का जिक्र नहीं हो रखा है तो हमने 10 जो है 2-3 बार लगा दिया, ठीक है, कि डिस्टेंस भी ना रहे। फिर कह रहे डब्ल्यू बी द मिनिमम एज वेट, तो डब्ल्यू जो है वो 10 रह गया मिनिमम। ऑल एज वेट है ना, अमंग ऑल एज वेट डब्ल्यू जो है मिनिमम है तो डब्ल्यू 10 है, और ई बी स्पेसिफिक एज विद वेट डब्ल्यू। तो मान लेते हैं एज डी और बी को हम कह लेते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक एज को ई मानना है ना, यही तो बताया कि जिसमें डब्ल्यू है यानी 10 10 10, इनमें से एक ई है, तो मान लेते हैं बी डी जो है ई है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार एमएसटी दिखा देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें अभी से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं इसका एमएसटी बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी को कनेक्ट करा, ए डी को कनेक्ट करा, और सी और बी को कनेक्ट कर लिया 10 10 20 में। या ऐसे कर लेते हैं कि बी और ए को कनेक्ट कर लिया, बी और सी को, और बी और डी को। ऐसा क्यों बनाया मैंने कि दिखाने के लिए कि एक बार ई यूज़ हुआ एक बार नहीं हुआ है ना। तो जी कंटेन यूनिक एमएसटी, क्या सही बात है? नहीं, अभी दो दिखा दिए तुम्हें, यूनिक तो बिल्कुल नहीं है ना। इसके शायद 8 होते हैं, कितने होते हैं हमने कर अभी रखा है क्वेश्चन। सम एमएसटी ऑफ जी मे नॉट कंटेन ई, सही बात है, इसमें ई है नहीं, इसमें है, तो सही बात है। ऑल एमएसटी ऑफ जी मस्ट कंटेन ई, गलत बात है भाई, इसमें तो नहीं हो रहा। देख रहे हो कितना आसान हो गया अगर एग्जाम्पल बन गया। और ध्यान रखना कि ऐसा एग्जाम्पल ही बनाना जो हाँ में हाँ मिलाता हो, ऐसा बनाने की कोशिश करना जो गलत ठहरा सकता हो। एवरी एमएसटी ऑफ जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एज विद वेट डब्ल्यू, ये बात तो ट्रू है, क्योंकि डब्ल्यू जो था वो मिनिमम था, तो एमएसटी में तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगले कह रहे हैं जी कंटेन मल्टीपल एमएसटीज, सही बात है, मल्टीपल है, ठीक है। देखो कितने अच्छे इजी क्वेश्चन थे ना, आ रहे हैं ना, मुझे समझ में आ रहे हैं ना, यही खास बात होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। अब ज़्यादा तक नहीं करूँगा, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, उसके बाद मज़ेदार नेक्स्ट क्लास में तो डायनेमिक्स प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, तैयार रहना। एनीवेज लेट जी बी एन अनडायरेक्टेड अनवेटेड, देख लो अनवेटेड, इस बार वेट नहीं दे रखे हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अनडायरेक्टेड यानी कोई डायरेक्शंस नहीं है, वेटेड भी नहीं है, कनेक्टेड ग्राफ है विद एन। अच्छा, जब वेट नहीं होते तो हम क्या मान के चलते हैं कि याद है जब हमने एडजेसेंट मैट्रिक्स वो बनाया था, जब मैंने तुम्हें क्या वो वर्ड क्या था, अभी अभी तो बताया था यार, थोड़ा सोच लो, आगे बढ़ा देना वीडियो अगर मैं ज़्यादा देर तक नहीं सोच पाया तो। देखना ही पड़ेगा भाई, देखना ही पड़ेगा नाम, हाँ किरचॉफ थ्योरम, सॉरी, ठीक है देख लिया देख लिया, किरचॉफ थ्योरम में हम वो एडजेसेंट मैट्रिक्स बना रहे थे ना 1100। देखो थ्योरम का नाम भले याद ना हो, मगर काम क्या है वो याद होना चाहिए, तो वो याद था मेरे को, है ना। तो 1001 ये सब कर रहे थे ना, तो क्या होता है बाई डिफॉल्ट अगर हमारे पास वेटेड नहीं होते तो हम 1 और 0 मान के चलते हैं। कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टेक्स दे रखे हैं विच इज शोन बिलो बाय एन क्रॉस एन एडजेसेंट मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जीरोज़ हैं और ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो ये तो ज़्यादा ही क्लियर कर दिया इन्होंने, है ना। तो देखो नीचे बना भी रखा है, इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो इन्होंने बताया कि ऐसा ग्राफ जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाया गया है। तो ट्रू फॉल्स बताने, तो पहले हम देख लेते हैं एक बार भाई कि कुछ इस तरह का काम है हमारा, कि लेट्स टेक एन वैल्यू 4 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये इस तरह का बन जाएगा, यही मैं दिमाग में ले रहा था, ठीक है। अब इसका अगर हम बना के देखें ग्राफ तो ऐसा बनता है, और मान के चलते हैं कि बाई डिफॉल्ट वेट जो है 1 है, बाई डिफॉल्ट सारे वेट 1 है, ठीक है। तो कह रहे जी डज नॉट हैव एम एस टी, गलत बात है भाई, एम एस टी तो दिख रहा है ना। पहले हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, वरना फिर कहीं बीच में कोई पॉइंट आएगा और ये ना पड़ा तो दिक्कत हो सकती है। तो देखो हमने ये चीज़ बनाई, ये क्या है, इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि कंप्लीट ग्राफ है, सबके पास मैक्सिमम डिग्री है, देख रहे हो सबके पास मैक्सिमम डिग्री है, तो K4 कह देंगे कंप्लीट ग्राफ। कहाँ पढ़ा था जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था हमने, ठीक है। और एक एक टर्म है, ऐसा पहले तो ये चीज़ मैंने बता दी कि अगर एज वेट नॉट देयर देन डिफॉल्ट 1 ले लेते हैं, जो ब्लैक पेन से लिख रखा है। और एक चीज़ है जो बतानी चाहिए थी मेरे को, कि किरचॉफ फार्मूला जो था ना, उसमें हम लगाया करते थे वो, कि हम ए डैश निकाल रहे हैं, फिर A11 निकाल रहे हैं ना, फिर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उसके। तो ये सब अगर हमारा कंप्लीट ग्राफ है तो हम इसमें एन की पावर n-2 से भी निकाल सकते हैं। ओनली व्हेन नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इन कंप्लीट ग्राफ फार्मूला, अगर कंप्लीट ग्राफ है तो हमारे स्पैनिंग ट्री निकालने का तरीका क्या होता है, एस टी यानी स्पैनिंग ट्री, के एन यानी वो कंप्लीट ग्राफ जैसे K4, तो होता है n-2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, 4 है, 4 - 2 दैट इज 16, सेम आंसर, अप्लाई किरचॉफ फार्मूला। अब नहीं तो किरचॉफ फार्मूला लगाते हैं, मतलब अगर वो कंप्लीट नहीं है तो किरचॉफ लगाते हैं, और इवन तुम इसमें भी किरचॉफ लगाओगे तो तब भी 16 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो सेम आंसर विद किरचॉफ थ्योरम ऑल्सो, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, नीचे वाला भी दिखा देता हूँ, हाँ यही है, बस आखिरी है, थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पे क्या है, 16 एम बनेंगे, और ईच ऑफ कॉस्ट 3 कॉस्ट होगी हर किसी की, ध्यान रखना कैसे। ये देखो ऐसे करके एम बनेंगे ना, 1 2 3 4, हमारे पास वर्टेक्स एज कितने होंगे, 3 होंगे, एक कम होता है, तो टोटल कॉस्ट एक में 1 + 1 + 1 3, तो n-1 हमेशा टोटल कॉस्ट हो जाती है ऐसे केस में, इसलिए हर एक की टोटल कॉस्ट 3 है। ऐसे करके बनते जाएंगे बहुत सारे, दिस इज 16, दिस इज लाइक 16 एमएसटी आते हैं, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में 16 एमएसटी हैं, ठीक है। बात क्लियर, अब हो गया हमारा बेसिक क्लियर। क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स नंबर 1 हमने कर भी लिया कि जी डोंट हैव एमएसटी, गलत बात है भाई, है क्यों नहीं, 16 एमएसटी है भाई। जी कंटेन यूनिक एमएसटी, अच्छा 16 तब है जब एन की वैल्यू 4 है ना, तो बहुत सारे हो सकते हैं। जी कंटेन यूनिक एमएसटी, बिल्कुल गलत बात भाई, यूनिक तो नहीं है। जी कंटेन यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा भी नहीं बोल रखा, अनवेटेड बोलने का मतलब है कि सारे बने हैं, तो यूनिक जब डिस्टिंक्ट ही नहीं है तो यूनिक कहाँ से होगा। जी कंटेन मल्टीपल एमएसटी विद सेम कॉस्ट, है ना, ये सही बात है, बताया ना, क्योंकि एन की पावर n-2 ये हमारे क्या होंगे, स्पैनिंग ट्री होंगे, और एम एस टी
मिनिमम स्पैनिंग ट्री होंगी और n-1 हर एक की कॉस्ट होगी। तो यू सेम कॉस्ट होगी क्योंकि सबकी कॉस्ट क्या n-1 है, ठीक है? n वर्टेक्स से n-1 एजेस हैं जो हम ले रहे हैं, बताया मैंने सबकी कॉस्ट 3 है नीचे वाले केस में। और जी कंटेन मल्टीपल एमएसटी डिफरेंट कॉस्ट, ये भी गलत है, तो यानी यही वाला सही था। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला अब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखेंगे। हो गया हमारा बहुत कुछ यहाँ पे कवर, ठीक है? अब क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, जो डाउट है पूछो, और थोड़ा रिस्पॉन्स कर लो यार, थोड़ा कमेंट सेक्शन में भर दो कुछ, मज़ा आ जाए कुछ, है ना? फीडबैक ही भर दो। चलो।